हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका उन अध्यापक एकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट है। तो इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान तीनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरे आंसर देने से पहले पहले आप कमेंट में आंसर ज़रूर दें और अपना एंड में स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर आया आउट ऑफ 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जानने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें कि वायुमंडल को हमने 5 परतों में बांटा है। तो 5 परत कौन सी हैं? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा हमारा है समताप मंडल, तीसरा हमारा है मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये हमारी 5 परत जिनके आधार पर हमने वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है। तो क्षोभ मंडल क्या होता है? इसकी लंबाई 13 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी से। और इसमें क्षोभ मंडल में क्या क्या आता है? इसमें कोहरा और वर्षा, बादल, ये सब इस क्षोभ मंडल में आता है। समताप मंडल ये अप टू 50 किलोमीटर तक होती है और यहाँ बादल नहीं होते हैं। और इसकी अगली विशेषता है कि यहाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए अच्छी स्थिति होती है समताप मंडल में। और इसी में ही ओजोन गैस की परत होती है। अब चलते हैं मध्य मंडल की तरफ। ये 80 किलोमीटर तक होती है और इसमें अलगा पिंड इस परत में आने से जलने लगते हैं। तो ये विशेषता थी मध्य मंडल की। अब वायुमंडल की देखते हैं। तो ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है वायुमंडल। और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता रहता है और रेडियो संचार जैसी तरंगे वायुमंडल में पाई जाती हैं। और लास्ट का हमारा था वायुमंडल। तो यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सब था हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है ओजोन गैस किस में पाई जाती है। तो आंसर रहेगा हमारा समताप मंडल। आगे देखते हैं। अब है हमारा मेंटल की आंतरिक परत कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसे जानने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो पृथ्वी को हमारे देखते हैं कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले होता है हमारा परपट्टी। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है और ये महाद्वीप में 35 किलोमीटर की गहराई तक होती है और समुद्र में 5 किलोमीटर तक की। ठीक है, और यह सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज पदार्थों से बनी होती है। अब देखते हैं महाद्वीप की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। तो महाद्वीप मतलब जैसे स्थल होते हैं, तो उनको उनकी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सीएल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, तो इसलिए सीएल क्या होता है। और परंतु महासागर की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे समुद्र है और इसके नीचे ज़मीन है, तो इसे इसे क्या कहा जाता है? महासागरीय प्रॉपर्टी। और ये इसे इस शॉर्ट में कहा जाता है सीमे, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। अब प्रॉपर्टी के नीचे ठीक ठीक नीचे पाया जाता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी है, इसके ठीक नीचे पाया जाता है मेंटल। तो मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। और इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है और इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। और ये निकेल एवं लोहे से बना होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीफे भी कहा जाता है। तो मेंटल की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो आंसर है क्रोड। अब आगे देखते हैं। प्राथमिक शैल किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शैल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आग्नेय, सेकंड अवसादी, तीसरा कायांतरित। तो ये तीनों फ्रेंड्स शैल होते हैं जिनसे हमारे
पत्थर आदि इत्यादि बनते हैं, जैसे चूना इत्यादि या संगमरमर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा आग्नेय, और ये प्राथमिक शैल है, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा अंतर्वेदी शैल, और दूसरा होता है हमारा बहिर्वेदी। तो ये आग्नेय शैल हमारे दो प्रकार का होता है, पहला अंतर्वेदी, दूसरा बहिर्वेदी। तो इसमें क्या होता है, अंतर्वेदी वो होता है जो जब ज्वालामुखी पड़ता है, जो ज़मीन के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, और इसके बड़े बड़े दाने होते हैं किसके, अंतर्वेदी के। और एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब आगे देखते हैं इस बहिर्वेदी में क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होता है और इसके दाने महीन होते हैं, एग्जाम्पल फॉर बेसाल्ट। तो यह है हमारा आग्नेय। अब जानते हैं हम अवसादी के बारे में। तो अवसादी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री और आग्नेय को इग्नियस कहा जाता है। और अवसादी क्या होते हैं, जब शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। जब आग्नेय शैल एक दूसरे से टकराकर या फिर हवा वायु द्वारा टूट जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, अवसादी बन जाते हैं। और ये जल या हवा द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर बलुआ पत्थर। अब फिर अवसादी हो गया, आग्नेय से अवसादी हो गया। फिर अवसादी से क्या बनते हैं, कायंत्रित। और अवसादी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जानवरों के अवशेष अर्थात जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, अवसादी में। और फिर कायंत्रित क्या होता है, जब आग्नेय और अवसादी शैल को उच्च ताप या दाब के कारण कायंत्रित शैल में बदल जाता है। मतलब जब उच्च ताप और दाब होता है, तो ये अवसादी और आग्नेय कायंत्रित शैल में बदल जाते हैं। तो कायंत्रित का एग्जाम्पल है जैसे संगमरमर। तो आप समझिए कि पहले हमारा क्या बनता है, आग्नेय जब मैग्मा बाहर आता है तो वो एक दूसरे से टकराकर अवसादी शैलों में बढ़ जाता है। फिर अवसादी जब गर्म ताप होता है बहुत, तो ये कायंत्रित में बदल जाता है, कायंत्रित। और ऐसे ही फिर ये दोबारा मैग्मा में बदल जाता है। तो ये सर्कल हमारा ये चलता रहता है। आई होप आप समझ रहे हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यजनित बल है। तो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी के अनुसार दो तरह के बलों में बांटा गया है। पहला अंतर्जनित, दूसरा हमारा है बाह्यजनित। तो अंतर्जनित में क्या होता है, जो कि जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब हमारे जो कि पृथ्वी के अंदर होते हैं, इन्हें कहा जाता है अंतर्जनित। और बाह्यजनित किन्हें कहा जाता है, जैसे हमारे नदी, समुद्र, तरंग, पवन, हिमनद, ये तीनों चारों, जैसे नदी, समुद्र, तरंग, पवन और हिमनद, ये चारों हमारे बाह्यजनित बल में आते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बाह्यजनित बल कौन सा है। तो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सब क्या है हमारे, ये है अंतर्जनित। तो बाह्यजनित हमारा एक ही है कि आंसर नंबर 3 हिमनद। आगे बढ़ते हैं 5th की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रशोंत पर्वत का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, और पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये कितने इम्पोर्टेंट। तो चलिए जानते हैं। तो इस फर्स्ट है हिमालय, सेकंड फ्यूजीजामा, थर्ड वोसेस पर्वत, फोर्थ अरावली। तो हमें इसमें पता लगाना है कि इसमें हमारा ब्रशोंत पर्वत कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी में ब्रशोंत पर्वत का उदाहरण दिया गया है वोसेस पर्वत को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूस में कुल कितने मानक समय हैं। तो फ्रेंड्स, रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय है वो है 11। आगे बढ़ते हैं। हिमालयों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण में है। तो हिमालय की श्रृंखलाओं में सबसे दक्षिण में कौन सी है। तो फ्रेंड्स, हमारे हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो सबसे उत्तर होती है हमारी हिमरादी, और फिर मध्य में हमारा मध्य हिमालय या फिर हिमाचल भी कह देते हैं।
और सबसे लास्ट में होता है हमारा शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। किस देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये भी हमारे सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट स्थिति, सेकंड ऊंचाई, थर्ड समुद्र से दूरी, फोर्थ उच्चावास। तो फ्रेंड्स ये चारों के चारों हमारे किसी देश की जलवायु को प्रभावित करने में इनका हाथ होता है। तो आंसर है होगा हमारा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे बढ़ते हैं। छत्रक शैल का निर्माण की एक विशेषता है। फर्स्ट पवन, सेकंड नदी, थर्ड समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स छत्रक शैल जो होता है वो हमारे पवन द्वारा होता है। मान लीजिए पवन में ये हमारा ये शैल खड़ा है, परंतु जब हवा आती है तो इसके नीचे का भाग काट देती है, तो ये एक तरह के छतरी टाइप बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? छत्रक शैल, जो कि होता है हमारा पवन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सेकंड, फिफ्थ। आगे बढ़ते हैं। जलवायु से आप क्या समझते हैं? ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन प्रतिदिन का मौसम, सेकंड दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, ऊपर दिए गए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी जलवायु हमारी दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम होता है, और हमारा मौसम किसे कहा जाता है? जो दिन प्रतिदिन होता रहता है, जो बदलता रहता है, उसे मौसम कहा जाता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम हो। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे PYQ हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आंसर देने से पहले कमेंट में अपना आंसर ज़रूर करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपके सीटेट में कितना स्कोर आएगा, क्योंकि अब सीटेट में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, ज़ियाउद्दीन बर्नी कौन सी सदी का इतिहासकार था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 14, फर्स्ट 14। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। 700 से 1750 के समय कौन कौन से परिवर्तन देखे गए? फर्स्ट, सिंचाई में रहत का प्रयोग, सेकंड कताई में चरखे का प्रयोग, थर्ड युद्ध में आग्नेय शास्त्र का प्रयोग, फोर्थ खाने में आलू, कॉफ़ी, मक्के का प्रयोग। तो फ्रेंड्स 700 से 1750 में हमारे ये चारों परिवर्तन देखे गए। तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आंसर आप ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो 700 से 1750 में ये चारों परिवर्तन देखे गए। अब रज़िया सुल्तान ने दिल्ली पर कब तक राज किया? तो फ्रेंड्स रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 के बीच राज किया। तो आंसर नंबर सेकंड। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य में सदर किसे कहते थे? तो फ्रेंड्स ये अकबर ने नीतियाँ बनाई थी, इनमें अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो सदर हमारे होते थे धार्मिक मंत्री, और हमारे अगर हम नगर पुलिस की बात करें तो इसको क्या कहते थे? कोतवाल। सेना नायक को क्या कहते थे? फौजदार। और सैनिक वेतन अधिकारी को क्या कहते थे? बख्शी। क्या कहते थे? बख्शी। तो फ्रेंड्स आप इन्हें याद रखिएगा, इनमें से कोई भी सीटेट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा निर्माण की गई? तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में किया था, और ये 5 मंजिली इमारत है। ठीक है फ्रेंड्स, और पहली मंजिल का निर्माण हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिन्होंने इसे बनवाया था। और शेष मंजिल 1229 में इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की बाकी मंजिल किसके द्वारा बनाई गई? तो इल्तुतमिश स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, और इल्तुतमिश ने बाकी बनाई 1229 में। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है?
तो फ्रेंड्स आंसर है राजस्थान। तो ये उस समय की सबसे बड़ी बावड़ी थी जो कि रानी जी की बावड़ी कहा जाता था। और इसे कब बनवाया था? 1699 ईस्वी में। और किसने बनाया था रानी जी की बावड़ी? तो रानी नथावत ने। तो आप ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर किन के द्वारा बनाया गया? फर्स्ट चंदेल, सेकंड चोल, थर्ड पाल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कंदरिया महादेव हमारा चंदेल द्वारा बनाया गया, जो कि चंदेल के राजा थे धगन देव, उन्होंने बनाया था। अब मंदिरों की बात हुई है तो कुछ फैक्ट्स डाल लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, कि मंदिरों को कुछ पार्टों में बांटा जाता था। जैसे हम पहले महामंडप के बारे में जानते हैं। तो महामंडप क्या होता था? जिसमें सभाएं होती थी, जैसे आजकल कीर्तन वगैरह होते हैं। तो उस समय मंदिर के जो भाग महामंडप होता था उसमें सभाएं होती थी। और गर्भगृह क्या होता था? जिसमें हमारी सारी मूर्तियाँ रखी जाती थी। तो गर्भगृह में मूर्तियाँ और महामंडप में सभा होती थी। आगे बढ़ते हैं। होजे सुल्तानी का निर्माण किसने किया? फर्स्ट राजदेव, सेकंड सुल्तान इल्तुतमिश, थर्ड धगनदेव, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स होजे सुल्तानी का अर्थ निकलता है राजा का तालाब। तो ये किसने बनाया? तो ये हमारा इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। हस्त विहिष से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। तो हुमायूं का मकबरा, जो कि हमारा हुमायूं का मकबरा था, जो अकबर ने बनवाया था। तो इसमें 4 बाग के मध्य में स्थित था, ये आप सभी जानते हैं। और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात हस्त विशस्त की परंपरा पे हुआ था। अर्थात हस्त विशस्त का अर्थ है कि एक केंद्रीय कक्ष जो कि 8 कमरों से घिरा होता है। तो फ्रेंड्स हुमायूं का जो मकबरा ये बीच में था और ये केंद्रीय कक्ष था और इसके आसपास हमारे 8 कमरे थे। तो इस परंपरा को क्या कहा जाता था? हस्त विशिष्ट परंपरा कहा जाता था। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट मुगल काल में निर्माण से संबंधित कला, सेकंड मुगलों के मुख्य सैनिक, थर्ड मुगलों द्वारा लिया जाने वाला कल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा फर्स्ट मुगल काल में निर्माण से संबंधित कला। आगे बढ़ते हैं। किबला से आप क्या समझते हैं? देखते हैं। फर्स्ट नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, सेकंड शाहजहां के सभा भवन का सिंहासन जिस मंच पर रखा था, फोर्थ थर्ड ऊपर दिए गए दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किबला का अर्थ 2 तरह से निकलता है। एक तो जहाँ जिस तरह की तरफ मुसलमान नमाज करके पढ़ता है वो उसे किबला कहते हैं। सेकंड शाहजहां के सभा भवन का सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे भी किबला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऊपर दिए गए दोनों। आगे बढ़ते हैं। दीवाने आम का निर्माण किसने किया? तो फ्रेंड्स दीवाने आम और दीवाने खास दोनों शाहजहां ने करवाई। और दीवाने आम हमारा था दिल्ली में और दीवाने खास हमारा था आगरा में। तो दीवाने आम क्या होता था? जहां आम जनता से बात करते थे। और इसमें ही अकबर, इसमें ही मयूर सिंहासन या तख्त था उस तक इसमें दीवाने आम में। और दीवाने खास हमारा आगरा में था। और ये व्यक्तिगत सभा मतलब पर्सनल, दीवाने खास मतलब पर्सनल। तो पर्सनल सभा होती थी। दीवाने आम किसने बनवाया? आंसर है हमारा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा अमर जीवन किसके द्वारा लिखित है? फर्स्ट राजसुंदरी देवी, सेकंड रमाबाई, थर्ड रुकाया शेखावत, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अमर जीवन लिखा है राजसुंदरी देवी ने। आगे बढ़ते हैं। कहानी सुल्ताना का स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया? फर्स्ट रुकैया शेखावत, सेकंड राजसुंदरी देवी, थर्ड रमाबाई, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सुल्ताना का स्वप्न लिखा है हमारा रुकैया शेखावत हुसैन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स आप बताइए कमेंट में लिख कर कि इसकी शुरुआत कब हुई। आगे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था किससे संबंधित है? बढ़ई, लोहार, बुनकर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दादन व्यवस्था हमारी बुनकरों से संबंधित है। इसमें क्या होता था कि व्यापारी बुनकरों को कपड़ा देते थे, कच्चा माल देते थे, और बुनकर उसी कच्चे माल को कपड़ा बनाकर तैयार करते थे और वापस व्यापारी को ही बेच देते थे। उससे बुनकरों को लाभ होता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया है? दादन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। तवा मत्स्य संघ कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तवा मत्स्य संघ हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल लोकतंत्र देश कब बना? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2008। तो नेपाल 2008 में लोकतंत्र देश बना। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर संघवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो फर्स्ट, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना। सेकंड, देश में राज्य स्तर पर भी सरकार और केंद्र शासित स्तर भी होना। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था, ऊपर दिए गए सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ, ऊपर दिए गए सभी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। सेकंड, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाएं। थर्ड, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। फोर्थ, इनमें से ऊपर दिए गए सभी। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऊपर दिए गए सभी। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और ऐसी एक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।